Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my fourth lecture of class 10th science chapter 4 carbon and its compounds. आज की वीडियो का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू। So start करते हैं आज का टॉपिक होमोलोगस सीरीज। कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स, जो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कार्बन एटम्स किस तरह से लिंक होते हैं, एक साथ बॉन्ड बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं, और वो चेन्स जो है वो अलग अलग लेंथ्स की होती हैं। In addition, hydrogen atom or atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional groups. ये भी हम देख चुके हैं कि जो कार्बन चेन है उसमें जो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है फंक्शनल ग्रुप्स की मदद से। The presence of a functional group such as alcohol dictates the properties of the carbon compound regardless of the length of the carbon chain. तो यहाँ पे जो functional group है उसकी जो presence है functional group की, जैसे कि alcohol एक functional group है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता चलती है। ओके जबकि कार्बन चेन की लेंथ से कोई मतलब नहीं होता, मतलब कार्बन चेन की कितनी लेंथ है, छोटी है बड़ी है कार्बन चेन, उससे प्रॉपर्टी पता नहीं चलती कंपाउंड की, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो जरूर प्रॉपर्टी डिक्टेट करता है कार्बन कंपाउंड की। For example, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9OH are all very similar. तो आप देख सकते हो ये जो chemical properties है, चाहे आप CH3OH ले लो, C2H5OH ले लो या फिर C3H7OH ले लो, ऐसे ही अगर आप देखोगे इन कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो जो है बेसिकली सिमिलर होती हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कोहल। Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. तो ये जो बेसिकली एक तरह से मैं अगर बोलूं तो ये एक तरह से आपको सीरीज के तौर पे दिख रहे हैं, CH3OH, C2H5OH ऐसे, तो एक तरह से सीरीज है कंपाउंड्स की। तो अगर जो कंपाउंड्स की जो सीरीज है उनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, जो कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कार्बन चेन में, तो उसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। CH4 एंड C2H6 आप यहाँ पे देख सकते हो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब ये डिफर करते हैं दोनों CH2 यूनिट से। तो CH4 में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, जबकि C2H6 में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 यूनिट का। ऐसे ही C2H6 और C3H8 में आप देख सकते हो, एक में C2 मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है और दूसरे वाले में 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है। तो इसमें भी डिफरेंस कितने यूनिट तक का आ रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। Similarly, take the homologous series for alkenes. ऐसे अगर हम alkenes का homologous series देखें, the first member of the series is ethene. तो alkene का देखें तो alkene का जो first member होता है वो ethene होता है। यहाँ पे मीथीन नहीं होता क्योंकि एक सिंगल कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जो फर्स्ट मेंबर होता है सीरीज का वो है ethene. The succeeding members have the formula C3H6, C4H8 and C5H10. अब इसके अगर मैं succeeding members देखूं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, C3H6, C4H8 और C5H10। अच्छा, और ये कैसे आ रही है फॉर्मूलाज, क्योंकि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो जैसे ही आप प्लेस करोगे n की वैल्यू 2 तो आप समझोगे C2H क्या हो जाएगा, वो फिर 4 हो जाएगा। ओके जो कि क्या है, बेसिकली आपका ईथीन। तो अगर आप 3 प्लेस करोगे CnH2n में, n की जगह जब आप 3 प्लेस करोगे तो हो जाएगा C3H6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया C3H6, ऐसे ही C4H8। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते रहोगे, 2 किया फिर 3 किया फिर 4 किया, इस तरह से आपको जो है ये सक्सीडिंग मेंबर्स जिनके फॉर्मूले C3H6, C4H8, C5H10 ये सब आपको ऐसे मिलते रहेंगे। तो द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स कैन बी रिटन एज CnH2n, जो मैंने अभी आपको बताया, जहां पे n क्या है, नंबर्स हैं 2, 3, 4 and so on. As the molecular mass increases in any homologous series, a gradation in physical properties is seen. अब आप देख सकते हो जैसे ही molecular mass increase करेगा किसी homologous series में, तो एक successive change देखने को मिलेगा physical properties में।
ये किस लिए होता है, क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक सक्सेसिव चेंज देखने को मिलता है? ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ने लगा तो उसके साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना स्टार्ट करते हैं। Other physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar gradation. अब जैसे दूसरी physical properties है, जैसे solubility है किसी एक particular solvent में, तो वो भी एक इसी तरह का सिमिलर सक्सेसिव चेंजेस शो करता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से ही डिटरमाइन होती हैं, जो कि होमोलोगस सीरीज में जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप वो बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, बेसिकली नाम देना। तो कार्बन कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाता है वो देखते हैं। द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स, phrase before or suffix, phrase after, indicating the nature of the functional group. तो कंपाउंड्स के जो नेम्स दिए जाते हैं किसी भी होमोलोगस सीरीज में, अगर हम कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं तो वो किस पे बेस्ड होता है? वो बेसिकली कार्बन चेन के नेम पे, जो कि मॉडिफाइड होता है किससे? प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लग रहा है और सफिक्स जो बाद में लग रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल द नेम्स ऑफ सम अल्कोहल्स आर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। तो जैसे कि कुछ अल्कोहल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो अगर कार्बन कंपाउंड को आपको नेम देना है तो ये किन किन मेथड से होते हैं? तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। A compound having 3 carbon atoms would have the name propane. For example, अगर कंपाउंड में 3 कार्बन एटम्स है तो उसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन। ओके, अगर 4 कार्बन एटम है तो ऐसे ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। ओके, सेकंड है इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम फिर इंडिकेट करेंगे, मतलब उसके नाम में, उस कंपाउंड के नाम में इंडिकेट किया जाएगा, या तो प्रीफिक्स के तौर पे उसे लगाया जाएगा या फिर सफिक्स के तौर पे उसे यूज किया जाएगा। Third, if the name of the functional group is to be given as a suffix, the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो सफिक्स के तौर पे दिया जाएगा, मतलब जो बाद में लगेगा, तो जो कार्बन चेन का जो नाम है उसे हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे? उसमें जो लास्ट में या फाइनल जो ई है उसे हटा देंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे? जो एप्रोप्रिएट सफिक्स होगा उसे ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पे। A 3 carbon chain with a ketone group would be named in the following manner: propane. अब एक 3 कार्बन चेन है और फंक्शनल ग्रुप है उसमें कीटोन। ओके, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन यूज किया गया है 3 कार्बन चेन में, तो उसका नाम पड़ेगा प्रोपेन। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं इसमें प्रोपेन में जो ई है, जो फाइनल ई है, उसको आप हटा दोगे, उसमें आप क्या ऐड कर दोगे? आप फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दोगे सफिक्स के तौर पे, राइट? तो वो है ओन, ONE। तो प्रोपेन, उसका जो ई है वो डिलीट हो गया और क्या सफिक्स के तौर पे आप कीटोन फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हो। ओके, तो वो है ओन, ONE। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। नेक्स्ट है हमारा द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, मतलब अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूट बाय इन और आइन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वो अनसैचुरेटेड है, तो जो फाइनल एन होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे, उस कार्बन चेन में उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, किससे? इन या फिर आइन से। एग्जाम्पल के तौर पे a 3 carbon chain with a double bond would be called propene and if it has a triple bond it would be called propyne. जैसे अगर 3 कार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा प्रोपीन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ऐसे समझिए। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्काइन, ऐसे ही। तो ये बन जाएगा फिर प्रोपाइन। 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन, ऐसे ही 3 कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यहाँ पे समझ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट है हैलोजन। हैलोजन में प्रीफिक्स यूज किया जाता है, मतलब पहले लिखा जाएगा ऐसे, जैसे अगर क्लोरीन दिया गया है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, क्लोरोप्रोपेन
3 कार्बन एटम है, क्लोरीन आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वो जो क्लोरीन है उसका हो जाएगा क्लोरो, और ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया जाएगा, तो क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही ब्रोमीन अगर प्रेजेंट है तो ब्रोमोप्रोपेन। सेकंड है अल्कोहल, तो इसमें सफिक्स है, इसका मतलब जो नाम मतलब बेसिकली कंपाउंड के नाम के बाद ऑल लग जाएगा, क्योंकि ये बाद में ऐड होगा, सफिक्स है। तो अल्कोहल उसमें ऑल यूज किया जाएगा, तो अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन में ऑल यूज करोगे, मतलब ऐड करोगे तो प्रोपेनॉल। ऐसे ही अल्डिहाइड है, ये भी सफिक्स है, इसमें क्या जुड़ जाता है, अल, एल, ठीक है, तो प्रोपेनल हो जाएगा ये। ऐसे ही कीटोन है तो प्रोपेनोन, ओन ऐड हो जाएगा सफिक्स के तौर पे बाद में। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो भी सफिक्स बाद में उसमें क्या ऐड हो जाएगा, कंपाउंड के नेम में ओइक, तो प्रोपेनोइक एसिड। डबल बॉन्ड है, अल्कीन्स, फॉर एग्जांपल अल्कीन से डबल बॉन्ड है तो सफिक्स लास्ट में मतलब हम ऐड कर देंगे इन, बाद में ऐड हो जाएगा इन, तो प्रोपीन। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड या अल्काइन है तो फिर यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, आइन, प्रोपाइन। तो सिर्फ हैलोजन ऐसा फंक्शनल ग्रुप था जिसमें हम प्रीफिक्स के तौर पे मतलब पहले ऐड कर रहे थे, जैसे क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ओके। लेकिन और सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसमें सफिक्स के तौर पे जो है यूज किया जाता है फंक्शनल ग्रुप्स को बेसिकली। तो अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक, डबल बॉन्ड अल्कीन्स का इन, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस का आइन। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल ऑब्वियसली अल्कोहल का मेंबर है, ऑल आ रहा है इसमें, आप देख सकते हो लास्ट में। तो फर्स्ट है इसमें रिएक्शन विद सोडियम। अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इथेनॉल तो क्या फॉर्म करेगा, तो जब सोडियम के साथ इथेनॉल ने रिएक्ट किया C2H5OH, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ओपनली दिखा हुआ है CH3CH2OH, बेसिकली है ये C2H5OH। तो जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। Alcohols react with sodium leading to the evolution of hydrogen. तो अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ तो आप रिएक्शन में देख सकते हो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। विथ इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट है सोडियम इथॉक्साइड। तो अब इथेनॉल के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है सोडियम इथॉक्साइड। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस रिएक्शन में हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, अल्कीन मिलेगा बेसिकली। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethene. हम अगर इथेनॉल को हीट करेंगे 443 केल्विन टेम्परेचर पे, किसके साथ, विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या करता है, इथेनॉल जो है उसमें से उसका डिहाइड्रेशन कर देता है, मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को है वो रिमूव कर देता है। तो रिमूव करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है या क्या मिलता है, इथीन मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जैसा आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो वाटर है वो रिमूव हो रहा है, वो निकल रहा है। तो आप रिएक्शन में देख सकते हो CH3CH2OH जो एक इथेनॉल है, जब आपने इसे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक 443 केल्विन पे आपने इसको हीट किया एक एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको पता है इसमें क्या हुआ, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हुआ, तो क्या बना, इथीन बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड अब आपको पता चल गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है ये, क्योंकि लास्ट में आप देख सकते हो ओइक आ रहा है। तो फर्स्ट है इसका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। तो एस्टर्स जो है बेसिकली कैसे बनते हैं, जब कोई एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एस्टर्स। Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester. Ethanoic acid जो है वो absolute alcohol के साथ react करता है, किसके presence में, acid catalyst के presence में, और क्या form करते हैं, ester। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ethanoic acid CH3COOH इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है CH3CH2OH in the presence of an acid catalyst, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एस्टर फॉर्म कर रहा है। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। एस्टर्स जो है वो मीठी या फिर फ्रूटी स्मेल होती है, तो जिन सब्सटेंसेस की फ्रूटी स्मेल है या मीठी सी स्मेल है तो उन्हें हम कहते हैं एस्टर्स। अब ये एस्टर्स कहाँ यूज किए जाते हैं, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। Esters react in the presence of an acid or a base to give back the alcohol and carboxylic acid. Esters जो है अगर वो एसिड या बेस के मतलब एस्टर्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड या बेस के प्रेजेंस में अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वापस क्या देते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड।
इस रिएक्शन को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये यूज किया जाता है सोप के प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3COO C2H5 ओके NaOH जो कि एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें आपको क्या मिलेगा C2H5OH प्लस CH3COOH ओके। सेकेंड है हमारा रिएक्शन विद अ बेस। अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे कि मिनरल एसिड्स होते हैं, इथेनोइक एसिड भी रिएक्ट करता है बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट देता है, सोडियम इथेनोइट या फिर जैसे हम कॉमनली कहते हैं सोडियम एसिटेट और वाटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इथेनोइक एसिड को CH3COOH जो कि एक इथेनोइक एसिड है, इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो ये क्या दे रहा है CH3COONA जिसका नाम है सोडियम इथेनोइट जो कि एक सॉल्ट है, या फिर सोडियम एसिटेट भी कह सकते हैं इसे, और बाद में एक और चीज क्या दे रहा है, ये वाटर भी साथ साथ ये दे रहा है। तो ये था रिएक्शन विद द बेस का रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।